नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति एक अलग तरह की व्यवस्था पर चलती चली जा रही, क्योंकि यहां पर जातीय जनगणना के सर्वे आ गए हैं। हालांकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं लगातार पार्टियां उस वोट वर्ग को विशेष रूप से सहेजती हैं जो वोट वर्ग निर्णायक भूमिका में है। भाई, भूमिका अगर निर्णायक है तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, और ये समय की मांग भी है और जरूरत भी है। बीजेपी को हैट्रिक करनी है और विपक्ष को इसका सुपड़ा साफ करना है। दोनों की कवायद लगातार चल रही है, और खास तौर पर दलित और ओबीसी वर्ग के लिए रस्साकसी का दौर जारी है। जिस तरह से अभी जाति जनगणना के आंकड़े बिहार से सार्वजनिक हुए हैं, उसके बाद से हलचलें और तेज बढ़ गई हैं। भाई, मामला यहाँ पर 24 चुनाव का है और कोई भी यहाँ पर कोताही बरतना नहीं चाहता और बरतनी भी नहीं चाहिए। पर एक ही वर्ग को क्यों, अन्य वर्ग को क्यों भूल जाते हैं? समझ से बाहर है। सवाल बड़ा है और इसलिए चर्चा भी जरूरी है। मैं किसी वर्ग के विरोध में नहीं हूं। मैं यहां उस व्यवस्था की याद दिला रहा हूं जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है। मैं यहां उस व्यवस्था को याद दिला रहा हूं जहां पर सबके लिए साथ काम करने की बात होती है। मैं उस व्यवस्था को याद दिला रहा हूं जहां पर सारी पार्टियां बोलती हैं कि सब हमारे हैं, हम कहीं से अलग नहीं हैं, सारे देशभक्त, सारे भारतीय हमारे साथ हैं, सारी जनता के हम, सारी जनता हमारी है। ये भावनाएं नहीं है, ये बयान है लोगों के, पार्टियों के। पर इसके बीच में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद और उससे पहले भी दलित और ओबीसी वर्ग के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी भी चला रही है और कांग्रेस भी दलित गौरव संवाद के नाम से प्रोग्राम करने जा रही है। बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि यानी 9 अक्टूबर को शुरू होगा और 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन खत्म होगा। इसके साथ साथ अखिलेश यादव पहले ही पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर चुके हैं। कहीं पर भी उन्होंने सवर्ण का नाम नहीं लिया है, यानी ऐसे नहीं लगाया। अभियान चल रहे हैं पर यहां पर ओबीसी के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए। पर ना जाने क्यों सवर्णों की बात लोग क्यों भूल जाते हैं? सवर्णों की यह चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या सवर्णों को भूल जाते हैं या चर्चा करना नहीं चाहते हैं? और जब चर्चा नहीं होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी हो जाती है कि चर्चा कर ले और याद दिला दें कि यहां पर सबका साथ, सबका विकास करना है, यहां पर सबको देखना है। अगर यहां पर आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो आधी आबादी में सब आते हैं। तो ऐसे ही यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं वर्गों की, बात करते हैं जाति समुदाय की, तो फिर सवर्ण को यहां क्यों भूला जा रहा है? उसकी याद क्यों नहीं आ रही है? उसकी यहां पर कदर किसी को क्यों नहीं आ रही है? क्या केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से आपके चुनावी मंसूबे पूरे हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि संख्या कम हो, 15 से 18% जनसंख्या है, और साथ ही साथ कई जगहों पर निर्णायक भूमिका में है। कई लोकसभा सीटों पर सवर्ण निर्णायक भूमिका में है। जरूरी है, यहां हर वर्ग की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे किसी वर्ग से कोई बुराई नहीं है। सबका यहां पर काम होना जरूरी है, सबका यहां पर विकास होना जरूरी है, सबको यहां पर विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी है। पर दलित ओबीसी की राजनीति करना क्यों शुरू कर दिए हैं? क्योंकि यहां पर चुनाव आ गया है, 24 का चुनाव आ गया है, और चुनाव को देखते हुए यहां पर केवल केवल वर्ग की याद आ रही है कि चुनाव जीतना है। हालांकि उस वर्ग के लिए कौन कितना किया है ये दलित और ओबीसी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि कितना किया गया है। वंचित वर्ग भी जानता है कितना किया गया है, और जो गरीब वर्ग है वो भी जानता है कितना किया गया है। पर यहां पर चूंकि जब बात चुनाव की हो रही है तो यहां पर चुनाव की बात को ही समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके पहले 5 राज्यों में चुनाव है, और उन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 राज्य उत्तर भारत के हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। तेलंगाना, मिजोरम की मैं बात नहीं करूंगा। पर जब 3 राज्य यहां पर हैं, उन राज्यों में भी सब जाति समावेश है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की बात यहां नहीं कर रहा हूं, यहां बात उस व्यवस्था की कर रहा हूं जिसमें हमारे संविधान के तहत हम सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, सबको यहां एक अधिकार दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब साथ सब एक हैं
तो यहाँ पर फिर जाति के लिए राजनीति क्यों हो रही है? ओबीसी के लिए, दलित के लिए एक अलग तरह के अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? और अगर अभियान चलाने हैं तो सर्व जाति अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? गरीबों को लेकर अभियान क्यों नहीं चलाए जाते हैं? वंचित वर्ग के नाम से अभियान क्यों नहीं चलते हैं? तो यही आज का हमारा महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आज सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा अपनी बात रखेंगे, आशीष तिवारी रालोद से अपनी बात रखेंगे, विवेक पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी पर राय देंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगी, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ अंशुमान दुबे जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता बीजेपी से। देवेंद्र जी, किस तरह देखते हैं भाई, आप भी तमाम तरह के अभियान चला रहे हैं, आप भी तमाम तरह की चीजों को कर रहे हैं, और अभी जो घोषी के परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर भी मंथन होगा, किस तरह देखते हैं? चुनाव परिणाम पूरे देश ने देखा है, और उससे जो हमने सीख ली जी, क्योंकि एक ही चुनाव, प्रदेश पूरा एक ही चुनाव से सिर्फ जी, तो ऐसा नहीं कि उसका बहुत बड़ा इंटायर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा अच्छा। पार्टी अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयासरत है, और लगातार हम पूरी पार्टी अपने केंद्र बिंदु पे, अच्छा, जो बूथ और सेक्टर और शक्ति केंद्रों को रखकर चल रहे हैं। अच्छा। निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे अपना परचम फहराने का काम, ये इतिहास होगा जी। 73 हम पहले भी फहरा चुके हैं जी, 80 इस बार जितना है। अच्छा। इसमें सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है, सभी जातियों का समर्थन। अब तो मुस्लिम समुदाय के भी बहनें और भाई सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खोल के बोल रहे पूरे देश में। अच्छा। हाँ, तो हम अपने काम के बल, अच्छा, हमने बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग के, किसी उसके पारदर्शिता से सबके हित के लिए काम किया है, और उसका निश्चित रूप से हमें अपेक्षित परिणाम भी मिला। अच्छा जी देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरे दो सवाल ले लीजिए। आपने कहा हम सभी वर्गों की बात करते हैं, आपने कहा हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, आपने जानकारी मिल रही है ओबीसी महाकुंभ कराने जा रहे हैं प्रयागराज में, आपको जानकारी होगी। जी जी। इसके अलावा तमाम तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो सवर्णों को भूल गए क्या? ना ना ना, ये बात या उनकी भूल गए या उपेक्षा कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम तरह के अभी कांड भी सामने आए, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से जानकारी आपको होगी। जी जी जी, तो बताइए थोड़ा सा मुझे। जी, भारतीय जनता पार्टी देखा था सबको समेट के चल रही। अच्छा, समेट के चल रही, कहीं कोई भेदभाव कहीं नहीं है। अच्छा, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा, हम कह रहे हैं। अरे विपक्ष कुछ नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूँ। चलिए मैं क्षमा के साथ बात कर रहा हूँ। जी, मेरा आरोप किसी पे नहीं, मैं बात, पत्रकारिता सत्ता का स्वाभाविक विपक्ष होता है, आपको जानकारी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आई एग्री। जी, जो घटनाओं का जिक्र आपने किया जी, उस पर मेरी टिप्पणी कुछ नहीं है उस पर, जी, क्योंकि उस पर सरकार की निगाह है। माननीय योगी जी गए हैं, उन्होंने चीजों का मांगा है पूरा, अच्छा, डिटेल ब्यौरा, और उसमें बहुत आपने देखा कि कार्रवाई लगातार हो रही है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही। जी, जातिगत व्यवस्था, जी, ये जो और भी रूलिंग पार्टियां उत्तर प्रदेश में रही है उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आदर्शों को लेकर चलती है, अच्छा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, अच्छा, उसमें क्या है, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, अच्छा, हमें लगातार प्रयास करना है। वो जातिगत नहीं है। अच्छा अच्छा, वो अच्छा, ओबीसी महाकुंभ में क्या है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ओबीसी महाकुंभ, अच्छा, जैसे राजनीति चुनाव होता है, अच्छा अच्छा, तो निश्चित रूप से हर पार्टियां, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सवर्ण महाकुंभ भी करेंगे क्या? पूछ रहा हूँ मैं, जैसे नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अच्छा, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए कभी क्या है, प्रबुद्ध सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन, एससी सम्मेलन, ये सब होता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। अच्छा अच्छा, कोई चुनाव देख के पहली बार नहीं होता। पर मैं देख रहा हूँ कि
एकदम से जैसे बिहार की जातीय जनगणना सामने आई है तब से सभी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस को भी अचानक दलित लोग याद आ गए हैं, दलित गौरव संवाद करने जा रही है। सपा तो पहले से ही एस को गायब कर चुकी है, पीडीए की बात ही कर रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बीजेपी भी इसे अभियान चला रही है। थोड़ा सवर्णों को भी याद कर ले, मैंने कहा थोड़ा याद दिला दूं, अपने माध्यम से याद दिला दूं। देखिए सबका, मैंने कहा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, छूटा कहाँ सवाल है। अच्छा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा, अच्छा, वो किसी जाति को नहीं बल्कि गरीबी को ही जाति मान। अच्छा, गरीबी जाति है तो गरीब सम्मेलन करा लीजिए, गरीब महाकुंभ करा लीजिए। नहीं गरीब, मेरा आशा है कि गरीब को ही वो जाति मान रहे हैं, इसीलिए उसको उत्थान के लिए लगातार योजनाओं के माध्यम से, जन जागरण प्लान से काम हो रहा है। चले ठीक है, मजबूरी आपकी भी है, मैं जानता हूँ। ठीक है, डॉक्टर सुरा मिश्रा को बात लूंगा। सुरा जी क्या कहें, देर दुरुस्त है। चुनाव के समय सक्रियता शुरू हो गई है कांग्रेस की। दलित गौरव संवाद करेंगे, 9 अक्टूबर शुरू होगा, 26 नवंबर तक चलेगा, लगभग 1.5 महीना मेहनत पूरी रहेगी। और जी तो सुना जी, यहाँ कैसे देखती हैं आप, सवर्णों को भूल गए हैं क्या? सवर्ण की बात कोई नहीं कर रहा है, सपा प्रमुख भी पीडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी यहाँ ओबीसी और अन्य महाकुंभ कराने जा रही है और लगातार तैयारी चल रही है। घोसी की हार से यहाँ पर कुछ सबक भी लिया है और आप भी यहाँ पर करने जा रही हैं, पर जो बाकी वर्ग हैं उनसे संवाद स्थापित करने कोई नीति नहीं बनाई है अभी तक, अचानक से। जी बता दीजिए। गौरव जी, हाँ। ये मैंने हाथ आपके सामने जोड़ा है। अच्छा। तो आपको इधर और इधर दोनों दिख रहा है, दोनों एस्पेक्ट। अच्छा। लेकिन आप हाथ ऐसे कर लेंगे ना तो आपको सिर्फ मेरा इस तरफ दिख रहा है, क्या सीधा हाथ दिख नहीं रहा है। अच्छा। ये नजरिया होता है आपके देखने का। अच्छा। हम परिवार में 4 बेटे होते हैं, आपने देखा होगा, 4 बच्चों में से 3 बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड करते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो माता पिता उन चौथे बच्चे पे ध्यान देते हैं जो रास्ता नहीं बना पाया होता है। ये हर परिवार से लेके समाज की व्यवस्था होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें उन्माद फैला के सामाजिक समरसता को नष्ट करने का प्रयास हर समय में करते रहे, चाहे वो स्वतंत्रता के पहले का समय रहा हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद अब इस समय का समय, जिसमें सब पे फांसीवाद, तानाशाही, जिस भी तरह से अपने आप को साबित करना चाहे वो कर रहे हैं। अच्छा। वैसे समय में एंगल क्या देंगे हर चीज को और किस तरह से लोगों को बंटवारा कर देंगे, क्योंकि अब तो मैं चाहती हूँ ना कि बचपन में मैं पड़ोसियों को पड़ोसी नहीं चाचा और काका बोलते थे, अब वो पड़ोसी हो गए हैं। कैसे हो गया? इस सामाजिक समरसता को कैसे खत्म किया गया धीरे धीरे। और आज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि अगर जो वर्ग पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन नहीं होता है। जो पिछड़ापन होता है वो आर्थिक रूप से होता है, आपके सामाजिक। तो गरीब संवाद कर लीजिए ना, आप भी कर लीजिए, दलित गौरव संवाद कर लीजिए। नहीं, दलितों के गरीब गौरव संवाद कर लीजिए ना, गरीब जी। सब नहीं होता है। सारी योजनाएं उठा के स्वतंत्रता के बाद से गौरव जी देख लीजिए। अच्छा। कहने की जरूरत नहीं होती, कार्य में लाना पड़ता है। अच्छा। आप उठाइए ऐसी कोई परियोजना, ऐसी कोई योजना, अच्छा, उसमें गरीब उसके सामने न रहा हो, उसका उद्देश्य गरीबों का भला न रहा हो। अच्छा। कोई भी योजना का नाम लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं से लेके, अच्छा, पंचायतों के द्वारा सामाजिक समरसता को गाँव-गाँव से लेकर। हमें इतिहास में बताइए, हमें तो वर्तमान बताइए। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ कि भाई जो नीति रही है, हम हमेशा समाज में उस वर्ग को उठाने की कोशिश में रहे हैं। लक्ष्य रहा है हमारा। अच्छा। इस देश में विकास की गति में सबका बराबर से योगदान हो। अच्छा। और हमने वही प्रयास किया है। लेकिन अभी मैं एक उदाहरण, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता भाई थे बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। एक अच्छी बात है, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी किया है। 51,000 रुपए दे रहे हैं उस अध्यक्षों को जो उनको जिताएगा और कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अच्छा। ये है इस देश में, अच्छा, लोगों के बीच में मनभेद पैदा करने की राजनीति जो मात्र इस देश में मतदान को ही ध्यान में रखती है, व्यक्ति की पहचान भूलकर बस उसको मत मानती है। ये भाजपाई लोग जो हैं, अच्छा, जो ये मत मानते हैं, किसान, गरीब, पिछड़ा, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी जब उनको इस्तेमाल करना होता है कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तब वो कहते हैं, नहीं तो पिछड़ेपन का कोई उसमें दिखता नहीं है। आपने जो कपड़े देखे होंगे, जो उनकी स्टाइल देखी होगी, वो कौन से गरीब। अरे प्रधानमंत्री है भाई, मैं आ रही हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। तकलीफ है क्या आपको? यशस्वी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मैं कब कह रही हूँ, लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री, जब मेरा प्रधानमंत्री, जब आपका प्रधानमंत्री इस देश में प्रधानमंत्री के पद के बाद बाकियों को गाली करे और सिर्फ बूथ के अध्यक्षों और अपने मतदान करने वालों को संबोधित करे,
तब तकलीफ होती है क्योंकि मैं इस देश की वासी हूँ, भारतीय हूँ। अच्छा, और भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री जी हमारे। चलिए, पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया आपने। नहीं, बड़े आसानी से डाइवर्ट कर दिया मुद्दा आपने। हाँ, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं किया है। इस देश के आज की राजनीति में ये प्रश्न खड़ा करना बहुत जरूरी है कि आज आपको और मुझे ये बात। अरे प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनसे सवाल मुझसे पूछ रही हैं। मैं कह रहा हूँ आप गरीब की बात कर रही हैं, वंचित वर्ग की बात कर रही हैं, तो क्यों दलित गौरव सम्मान लिखे हैं? लिख दीजिए वंचित वर्ग सम्मान, क्या दिक्कत है? आप राजनीति स्वयं कर रही है, जातिवाद को बढ़ावा आप दे रही है और ज्ञान गौरव श्रीवास्तव को दे रही है। ये कौन सी बात है भाई? कभी भी नहीं इस देश में ये जो राजनीति का निचला स्तर शुरू हुआ है ना, वैश्विक मापदंड उठाइए, देखिए कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। सामाजिक समरसता, अभी आपने एक उदाहरण दिया था जी, वो उदाहरण में बताओ। अरे सामाजिक समरसता रहेगी कहाँ जब बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो गए? बताया कहाँ वहाँ पर? जी गौरव जी, जब से आपने फॉर्म भरना शुरू किया है, जात धर्म का आप ऑप्शन डालते आए हैं। अरे डालते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ? तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन तो है ही है, कौन सी नहीं? अरे हमारी तो इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 11 में आपने करा ली थी, 2014 साधन ही नहीं कर पाए आप लोग। ये भी इन्फॉर्मेशन है मेरी। जो हमने किया, ये लोग कुछ कर ही नहीं पाए, उसको लागू तक न कर पाए, बाकी तो छोड़ दीजिए। बात दूसरी है यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी अस्थिति के बारे में सरकार को सूचना देती है, वो कभी गलत कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं तो इस प्रश्न में आपकी ठीक है, सब सही है। जो सूचना हम दे ही रहे हैं, उस सूचना को अगर जनता तक पहुंचा देंगे, इसमें गलती किस बात की है? ये बेचैनी भाजपाइयों की है जो 51,000 रुपए के रूप में तब्दील हुई है। अच्छा चलिए, आप मध्य प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश की यार आपको आ गई, चलिए ठीक है, चुनाव है वहाँ पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कब आएंगे भाई आप लोग? हम उत्तर प्रदेश में ही है, मैं लखनऊ में। चुनाव के समय आते हैं ना, पूछ लिया मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रोज आपको सड़कों पे मिलती हूँ गौरव जी, आप जानते हैं। अरे आपके बड़े नेता तो आते ही नहीं है भाई। नहीं, बात बड़े निकाय चुनाव बाकोवर दे रहे थे बीजेपी को पूरी तरह से, गलत बोल रहा हूँ क्या? किसने बाकोवर दिया? अरे कांग्रेस ने बाकोवर दिया है। हम सड़क पे थे, हम कौन बड़ा? अरे आप सड़क पर थी, कोई बड़ा नेता आपका आया रैली करने के लिए, सभा करने के लिए? 2022 के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी बार आई है? 40% सीट देके चले गई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पढ़ा नहीं सकती हूँ भाई। सुनिए, हमारे पार्टी में यशस्वी मोदी जी जैसा कोई नहीं है भाई, कि वो निकाय चुनाव से लेके पंचायत चुनाव से लेके हर चुनाव में अपने पार्टी को प्रधानमंत्री के पद को रिप्रेजेंट न करे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, बोलो मेहनत कर रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? ठीक है, चलिए नाराज मत होइए, मुझे पता है मैंने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है, वो तकलीफ दे है। ठीक है, मैं नेता सपा को लूंगा। विवेक भाई बड़ी गंभीरता सुन रहे थे और सुराज जी की बात पर मुस्कुरा भी रहे थे। अब किसकी बात पर मुस्कुरा रहे थे, मेरी बात पर या सुराज जी की बात को? आप बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल आपसे है, पीडीए कर रहे हैं, एस भूल जाते हैं क्या? एस चाहिए नहीं है आपको? एस भी लगा लीजिए भाई, वो भी बोर्ड वर्ग है। गौरव भाई आप ही का है जी। हाँ गौरव भाई, आपने आज पहली बार, मुझे लगता है आपका पहला चैनल ऐसा है जिसने आज पहली बार सवर्णों को लेकर के विषय उठाया है। और इस विषय को उठा करके मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाने का काम किया है जिसको अगर राजनीतिक दलों ने इस डिबेट को देखा तो यकीनन कल सुबह कुछ और कहानी कहती हुई नजर आएगी पूरे राजनीति में। धन्यवाद। लेकिन बहरहाल मैं आपको साधुवाद भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। आपने एक ज्वलंत विषय उठाया बहुत सटीक तरीके से, सटीक समय पे, और ये कहीं ना कहीं आपकी दूरदर्शी नजरों के क्या कहते हैं, पारखी नजर का ही वो था कि इस विषय को आपने उठाया। पीडीएस कर दीजिए, मान जाऊंगा। अब मैं अपनी बातों पे आता हूं। जो मुद्दा आपने रखा है, चंद पंक्तियां मैंने लिखी थी, कुछ दिन पहले ट्वीट की थी 30 सितंबर को। अच्छा, तो शायद मुझे भी आभास हो गया था कि आप शायद ऐसा कोई विषय उठाएंगे जी। तो मैंने लिखा था, क्षत्रिय राष्ट्र का गौरव मुकुट जिससे राष्ट्र की पहचान हुई जी, ब्राह्मण संस्कार का सृजन जिससे राष्ट्र की संस्कृति को पहचान मिली जी, वैश्य बुद्धिमान और राष्ट्र की नींव की मजबूती का जनक हुआ जी, शूद्र वर्ण ही तीनों वर्णों के सम्मान की रक्षा कर इस राष्ट्र को विकास और संस्कृति को नई पहचान दी। क्या बात। आज हम जातियों को लेकर परिचर्चा में अगर फंसते हैं तो मुझे लगता है विद्वान और बुद्धिमान हर शब्द पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा और उठना भी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात यहाँ पे सवर्णों या ब्राह्मणों की नहीं है, बात यहाँ पे है कि इस राष्ट्र में जब आजादी के बाद हम मुख्य विकास की धारा में देखते हैं तो अगर कोई ऐसा वर्ग हमें दिखता है जिसका कि विकास के नाम पे केवल राजनीतिक उपयोग किया गया, जिसका केवल चुनाव में राजनीतिक उपयोग किया गया, जिसका केवल जाति के आधार पर राजनीतिक उपयोग किया गया और उसके विकास की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ, तो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है राजनीतिक दलों का
कि हम उनके द्वारा चुने जाते हैं तो हमारा पहला समर्पण, हमारा पहला त्याग उनके विकास और उनके उत्थान को लेकर के हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के विषय को हो। जैसे आदरणीय स्वर्गीय लौह पुरुष स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को जोड़ने का कार्य किया था और जिसके कारण कि इस वर्ग के नाम के आगे जी, माननीय जैसे शब्दों का प्रयोग आज हम करते हैं। सही कहा। तो मुझे लगता है कि कोई दल यहाँ बैठ करके अपनी सार्थकता को साबित करना चाहता हो तो कम से कम कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करे कि उसने पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए क्या कार्य कुछ नहीं किया। भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मेरी बात आ जाए, भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। आज भाजपा मुख्य धारा में है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन मैं पूछूंगा कि आज अगर इनके मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश की बात हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, कितने मुस्लिमों को इन्होंने और कितने दलितों को इन्होंने नेतृत्व की मुख्य धारा से जोड़ा? सवर्णों के ऊपर जिस तरीके से ये केवल और केवल उनके बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके राजनीतिक लक्ष्य को साधते हैं। उत्तर प्रदेश में विगत कुछ दिनों में ब्राह्मण या सवर्ण बिरादरी के जो 150 से अधिक, मुझे लगता है योगी जी के पहले कार्यकाल में ब्राह्मण महासभा ने जो आंकड़े दिए थे वो 125 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या के थे। और अभी जो वर्तमान में कानून व्यवस्था की बात आती है तो भारत में कहीं ना कहीं ऐसे लचर कानून है जिसकी वजह से एक विशेष जाति के लोगों को कानूनी रूप से आप उनको द्वेष भाव का शिकार बना सकते हैं और उसी जाति के आधार पे एक विशेष वर्ग को आप लाभ देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आने वाला व्यक्ति जो कि समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि कई बार लोग आरोपित करने का प्रयास करते हैं, मैं तो खुद ब्राह्मण हूं और मैं कितने सालों से डिबेट कर रहा हूं आप ही के चैनल पे, आपके साथ जुड़ करके। पहला मंच भी मुझे याद है आपने दिया था आपके चैनल ने, तो मैं तो स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा चूंकि समाजवादी से प्रेरित है, समाजवादी नीतियों से प्रेरित है, तो मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं। मुझे हमेशा सम्मान मिला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी जब मैं मिला तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि हमारी पार्टी में किसी भी तरह से सवर्णों का अपमान किया जाता है, जो कि परोसा जाता है राजनीतिक आधार पे। मेरा सवाल ले लीजिए। और अभी मैं बस 10 सेकंड और लूंगा। और अभी चूंकि जैसे हमारी एक और नई कार्यकारिणी समाजवादी अधिवक्ता सभा की घोषित हुई, तो उसमें मुझे लगता है कम से कम 15-16 सवर्णों को स्थान दिया गया, सम्मानजनक स्थान दिया गया। तो ये केवल राजनीतिक दल के लोग जो खड़े होकर के मंचों से भाषा और बहस करते हैं, मुझे लगता है ये तर्कों के आधार पे बात पीडीए के आगे एस कब लगाएंगे, बता दीजिए। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये इनके बस का। अच्छा, बात नहीं, एक मिनट जी, हमारे बस में क्या है क्या नहीं वो आप मत तय कीजिए। अच्छा, बात ये है कि देखिए, जो वर्ग अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, काम हमें उसके लिए करना है। अच्छा, ब्राह्मण और सवर्ण जातियों का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, इन्होंने समाज को हमेशा देने, उत्थान करने, उनके विकास की दिशा में कार्य करने का हमेशा काम किया है। अच्छा, कोई तो ये इस तरह का नकारात्मक या हमें कोई इस तरह की त्याग या हमको त्याग करने में कभी गुरेज नहीं रहा। हमने देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा त्याग किया है और हमें इसके लिए कभी दुख नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सभी पार्टियां बैठी हुई हैं, ये दलित ओबीसी के लिए इतना प्रेम जाग रहा है चुनाव के समय, तो ये उनके विकास के लिए जाग रहा है कि वोट के लिए जाग रहा है? आप भी बेहतर जानते हैं। मैंने अभी अपने पार्टी के एक कार्य गिनाए, केवल एक छोटा सा कार्य गिना दिया। लेकिन अभी तक भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के जो मंत्र जप रहे थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छा, आकलन कर रहे हैं, वो अपना कोई कार्य गिना देना। इस तरह से पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने कोई मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया तो इन्होंने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हक मारने का काम किया। गौरव भाई क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है। इन्होंने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग का हक मारने का काम किया है। चलिए, और उसको तो ये आज भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नहीं स्वीकार अब ओबीसी जाति में उपाध्याय तो नहीं हो सकता ना। चलिए ठीक है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसी बातें सामने आई है। अच्छा, तो किसने हक मारा, किसने अधिकार दिया, किसने सम्मान दिया, कौन बाबा साहब की नीतियों के साथ खेल रहा है, संविधान को कौन खत्म करना चाहता है, चलना चाहता है, कौन संविधान की नीतियों के विरोध में है, वो तो सार्वजनिक है। आपके मुताबिक सामान्य वर्ग को इस समय विकास की आवश्यकता नहीं, वो पहले विकसित हो चुके हैं, दे आर डेवलप्ड, ये आप बोलना चाह रहे हैं? इसलिए आप पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस देश में नाली साफ करने का काम पिछड़ा वर्ग क्यों करे? बताइए मुझे आप। इस देश में मोची जूता सिलने का काम पिछड़ा वर्ग क्यों करे गौरव भाई? इस देश में गंदगी साफ करने का काम पिछड़ा वर्ग क्यों करे? क्या इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम इतिहास को नहीं जानते? क्या हम इतिहास को नकारेंगे कि किस तरीके से दलित समुदाय का, पिछड़े वर्ग का शोषण कुछ सीमित मानसिकता के लोगों द्वारा किया गया? और मैं तो धन्यवाद दूंगा कुछ
सवर्ण वर्ग के लोगों ने ही आकर के इनके उत्थान की दिशा में भी काम किया, जिसके कारण आजादी के समय, आजादी के बाद कम से कम इस मुख्य धारा से जोड़ने का एक हमें सुअवसर मिला है, जो हमारे पूर्वज छोड़ गए। हम उस परंपरा को निभाते हुए हमें त्याग करना, देखिए हम त्याग किसके लिए करेंगे? त्याग हम अपनों के लिए करेंगे, इस देश के नागरिकों के लिए करेंगे। जब तक उनकी आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सामाजिक विषमता की दूरी नहीं तय होती, तब तक हम उनके लिए करेंगे और मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। वोट के लिए करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए, ये वो तय करेंगे, ये पिछड़े वर्ग के लोग तय करेंगे, दलित जाति के लोग तय करेंगे कि उनको वोट किसको देना है। जो यहाँ पर काम की पांडे जी में क्या बताऊं उनको, या जो केवल मंचों से बैठ करके जुमले बोलता है उनको, अभी मैं ये वो वर्ग तय कर लेगा। उस पे यहाँ पर हम चर्चा करके क्या करेंगे भाई? अभी मैं काम की क्या बताऊं, अभी आप काम की मुझे याद दिला रहे थे, तो मैं बताऊं कुछ हजार भर्तियों के लिए, जो भर्ती चपरासी के लिए थी, प्यून के लिए थी, अनुचर के लिए थी, उन भर्तियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था हमारी ये है कि उसके लिए एमटेक, बीटेक, एमबीए लोगों ने आवेदन किया है और वो संख्या 3 लाख से ऊपर है। अब यहाँ पर कौन यहाँ क्या, तो अब यहाँ पर, अब मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर कौन क्या काम करेगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अब यहाँ कौन क्या काम करेगा ये हम भी बेहतर जानते हैं। व्यवस्था देखिए, मेरा जवाब ले लीजिएगा, इसी सवाल पे जवाब ले लीजिएगा। बोल लीजिए। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहीं भाषण में कहा था कि हर हफ्ते यहाँ पे आईआईटी खुल रहे हैं, तो उन आईआईटीओ में, संस्थानों में आप जाके देखिए, नहीं खुले तो आता है, आवाज उठाइए। अरे मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ गौरव भाई। मुझे तो याद दिला रहे हैं, मुझे तो सब याद है। मैं तो आपको समझ भी याद दिला रहा हूँ, मैं तो आपको सवर्ण वर्ग भी याद दिला रहा हूँ। सुन लीजिए भाई, आप तो वॉकओवर देते हैं हमेशा भाजपा को। अच्छा, क्या वॉकओवर दे रहा हूँ? ये कौन सी बात कही है? वाह भाई, ये कौन सी वॉकओवर दिया मैं जवाब तो मेरी बात आने दीजिए। बोलिए आप। मैंने कहा मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सवाल मैंने आप पे उठा, आप पे नहीं उठा रहा। मैंने कहा कि जो प्रश्न आपने किया, वो प्रश्न यहाँ पे उसका जवाब ये है कि किस आधार पे देश के प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोल रहे थे। ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए। हर हफ्ते आईआईटी खुलने का मतलब 12, अभी तक 9 साल 10 साल के कार्यकाल में कितने आईआईटी खुल चुके हैं, जोड़ के बता दें जरा भाजपा के प्रवक्ता। मैं पहले प्रवक्ता राहुल को लूंगा। आशीष भाई, आपकी पार्टी भी भाईचारा सम्मेलन करा रही है, 15 लोकसभा क्षेत्रों में, 15 जिलों में यात्रा भी निकालने जा रही है, बड़ी मेहनत के साथ में। और अगर आपका बोर्ड वर्क की बात करें तो उसमें भी आप जाट बिरादरी के प्रमुखता से बड़े दल माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपकी सक्रियता है वहाँ पर वो बिरादरी ज़्यादा है। और उसमें दोनों वर्ग आते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, दोनों वर्ग आते हैं और तमाम वर्ग भी आते हैं। पर जिस तरह से हम यहाँ पर अभी हालचाल के हलचलें देख रहे हैं, जिस तरह की अभी इस समय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मैं प्रोपेगेंडा बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये चुनावी है और केवल चुनाव के लिए इनको ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग याद आ रहा है, उसके बाद कोई वर्ग याद नहीं। ना उनका शोषण याद आता है, ना उनकी तकलीफ दिखती है। भोजन करने जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके घर में स्थिति क्या है, वो मेहनती है कि नहीं है, उसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, उसको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि जिन झोपड़ियों में जाते हैं वो झोपड़ी ही बनी रहती है, वो मकान नहीं बन पाते हैं। और यहाँ पर केवल एक पार्टी को नहीं, तमाम पार्टी के ऊपर प्रश्न है। आप कैसे देखते हैं आशीष? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है जी कि चुनाव जो है वो जातियों पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर विरोधी हूँ कि जाति पर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव के मुद्दे में फिर दोहरा दूँ, चुनाव के मुद्दे बेरोजगारी होने चाहिए, चुनाव के मुद्दे गरीबी होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा महंगाई होना चाहिए और इनसे रिलेटेड ये सारे मुद्दे होने चाहिए। जाति पर चुनाव नहीं होना चाहिए। और थोड़ा बुरा भी लगता है कि अगर चुनाव के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयंत चौधरी जी, तो आपने देखा होगा कि अभी 1600 गांवों में उन्होंने समरसता अभियान चलाया। अच्छा। तो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जो किसानों की पार्टी है, तो ये इस पार्टी में ना कोई जाति का मसला है, ना कोई किसी और चीज़ का है, बल्कि हम तो 2 धर्मों के लिए भी काम करने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग देखिए भाईचारा अभियान जो हमारा चल रहा है, तो हम हिंदू और मुस्लिम को जो इतनी बड़ी खाई पैदा हो चुकी है आज समाज में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम उस खाई को भी पाटने का काम कर रहे हैं। समरसता अभियान के लिए और भाईचारा अभियान चलाकर हम काम कर रहे हैं।
तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि चुनाव जो हैं वो जातियों पर नहीं होने चाहिए। अच्छा। चुनाव के मुद्दे अलग होने चाहिए, और अगर जो ये पार्टियां अगर इस तरीके से कुछ करती हैं, समर्थन करते विरोध करते हैं नहीं, अगर चुनाव के लिए ये हो रहा है तो मेरा आपको नहीं लगता जो आपने तमाम बातें कही, मुद्दे बताए हैं, जी बेरोजगार संवाद यात्रा निकल जाए कोई? हाँ, बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। बेरोजगार स्वास्थ्य संवाद यात्रा बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। गरीब संवाद यात्रा मुद्दे गौरव भाई यही होने चाहिए। देखिए इसमें चल जाए कोई, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा को लेकर कोई अभियान चल जाए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होता है? हाँ, तो यही तो देखिए, यही विडंबना है। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। जहां तक हम तो अपनी पार्टी खुलकर, हाँ बिल्कुल विरोध करते हैं। आपको जातियों पर नहीं, जातियों पर चुनाव का मैं विरोध कर रहा हूँ कि जातियों पर चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। जैसा कि अभी हमारे भाई विवेक कार्यक्रम चल रहे इनका विरोध करते नहीं करते? नहीं, मैं बता देता हूँ। आप मेरे मुंह में उंगली मत डालिए। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे विवेक भाई ने बताया ना कि अगर जातियों के उत्थान के लिए ये सारा काम होता है तो इसका स्वागत करा जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। लेकिन चुनाव के लिए अगर कोई ओबीसी महाकुंभ करा रहा है, वोट के लिए करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा। उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर ये ओबीसी सम्मेलन ओबीसी वर्ग को उत्थान के लिए करें तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। को लेता हूँ जी। अंशुमान जी, आपकी राय क्या है? देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जी, लेकिन मैं अपनी बातें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सवर्णों के मुद्दे पर जी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें जितने भी सवर्ण नेता हैं, सबने नपुंसकता की चादर ओढ़ रखी है। सवर्णों को लेकर के मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं बिना लाग लपेट के, कि सबके सब नपुंसकता की चादर ओढ़ के बैठे हैं। जिस देश में खुले आम भगवान राम को गाली देना आसान हो गया जाता है, जहाँ पे माँ काली को क्या कहते हैं अभद्र चित्र उनके प्रस्तुत करके उसको करना आसान हो जाता है, वहीं पे अगर हम किसी अपने दलित भाई को, जैसे हमें मुझसे कोई कहे पंडित जी, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं किसी अपने चमार भाई को चमार कह दूं तो मेरे पर SC ST एक्ट लग जाएगा। अच्छा। अब वो जमानत भी नहीं पाएगा। लेकिन भगवान राम को गाली देने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले तत्काल आराम से घूमते चले जाते हैं। तो ये मानसिकता कहां से आई है? और लगातार सवर्णों को गाली दी जा रही है। तमाम ओबीसी वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, मैं बता रहा हूं सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको खुली छूट है। अच्छा। दलितों में भी ऐसे कुछ लोग हैं, बामसेब से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो खुलेआम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ब्राह्मणों को मार दो, सवर्णों को मार दो, मनुवाद के नाम पे आप हमको टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? संविधान ने आपको क्या अधिकार नहीं दे रखे थे क्या, जो आपको मनुवाद की इतनी आवश्यकता पड़ गई? और मुझे बताएं, मैं जितने भी पैनल में बैठे लोग हैं, बताएं कि क्या इन्होंने किसी दलित के साथ अत्याचार किया है? नेता बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, सपा प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बैठे हैं, बताएं इन्होंने किसी ने दलित को इन्होंने सताया हो? अच्छा। मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं सताया। अच्छा। तो मैं तो कहता हूं गर्व से कि मैं इस व्यवस्था का अंग नहीं बनना चाहता हूं। जिन लोगों ने सताया, आपने उनको सजा दी कि नहीं दी? और दी है तो फिर इस बात में विशेष कानून की आवश्यकता पड़ गई। इस देश में आरक्षण लागू है, जहां पे 0 लाने वाला अयोग्य व्यक्ति जो है, सवर्णों के हिस्से का 100% लाने वाले व्यक्ति का हक मार करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे SC ST एक्ट के नाम पे पूरा अब सवर्णों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह यह केस आए हैं, इनका उपयोग केवल धन अर्जन करने के लिए किया जा रहा है। जांच के बाद लागू होता है, जांच के बाद लागू होता है, लेकिन इसको जब पॉलिटिकल लोग लागू करवाते हैं, अब दबाव से लागू कराते हैं, तो उसमें कहाँ रहता है पुलिस, कहाँ उसको? अंशुमान जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, जो मैंने यहाँ पर आपसे बातें कही, जो पूरा हमारा मुद्दा है जिसका बेस था कि यहाँ पर जो पार्टियां हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, तो उनका जो वोट वर्ग, बड़ा वोट वर्ग है, उसकी तरफ उनकी जो सोच है वो वहाँ जा रही है। मेरा मुद्दा यहाँ पर यही है कि जो ओबीसी वोट वर्ग को लेकर, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके लिए चुनाव के समय सक्रियता, उसके पहले उसके लिए कितना किए हैं, तमाम ऐसे प्रश्न बिंदु हैं जिनके सामने स्पष्ट हो जाता है। तमाम उदाहरण ऐसे होते हैं जहाँ पर गलत हो रहा है, तमाम अपराध के आंकड़े ऐसे जो बताते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, उसके बावजूद अब यहाँ पर उस वर्ग को लेकर संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। और उस वर्ग को अगर साथ लेके आप जा रहे हैं तो दूसरे वर्ग को क्यों भूल जा रहे हैं? सामान्य वर्ग को लोग भूल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सामान्य वर्ग किसके साथ जाने की उम्मीद रहेगी? देखिए, राजनीतिक रूप से और संवैधानिक रूप से सवर्णों को अछूत बना दिया गया है। अच्छा। पूरी तरह से। अच्छा।
इसको संवैधानिक व्यवस्था दे दी गई है। अच्छा। और अधिकार की बात करिए, अब ओबीसी बच्चों के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं। अच्छा। उसके अलावा ओबीसी पुरुषों के लिए तमाम, छात्रवृत्ति में तमाम योजनाएं, दलितों के लिए तमाम योजनाएं हैं। सवर्णों के लिए क्या योजनाएं हैं? अच्छा। सवर्णों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति मिल रही है? सवर्ण बच्चे क्या बच्चे नहीं है? अच्छा। या सवर्ण में गरीबी नहीं है? अच्छा। आपने गरीबी का कभी, जैसे अभी चल रहा है, गरीब तो सभी वर्गों में। बिहार में अभी उन्होंने कहा जातिगत आंकड़े लिए, गरीबी के आंकड़े क्यों नहीं लिए? पूरी तरह से क्यों नहीं लिए गरीबी के आंकड़े? और सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्ग को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जी। गरीबियों को 80 करोड़ लोगों को बता दिया कि आपने फ्री का राशन दे दिया जी है, अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के बड़े कर्जे लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए। मध्यम वर्ग का क्या है? अच्छा। 3 वर्ग हैं भारत में और 3 ही जातियां हैं, एक मध्यम वर्ग, एक गरीबी, अच्छा। एक अमीर। बिल्कुल। लेकिन आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जो अंग्रेजों ने इस देश को तोड़ने के लिए किया था, बनाया था, जातियों में बांटा, जातियों में संघर्ष पैदा किया, जातियों में विवाद पैदा किए, उसको आजादी के बाद भी अगर इसको बरकरार रखा, इसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस है। ठीक है। सबसे बड़ा आशा, मैं एक चीज मैं बता दूं, मैं कहना चाहता हूँ इस बात को विशेष तौर पे, कांग्रेस प्रवक्ता है, मुझे ये बता दें, इनके क्या अगर इनके पिता पारसी होते तो क्या ये ब्राह्मण होती? अच्छा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मतलब माफ कीजिएगा, आला कमान जो इनके हैं, राहुल गांधी इनके बड़े नेता हैं, युवराज जो हैं, उनके दादा जो थे वो पारसी थे। अच्छा। और पारसी के पुत्र कैसे दत्तात्रेय ब्राह्मण के हो गए? अब वो तो अलग विषय है, अलग विषय है। ये जानना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है मेरी। पहले मैं डिपेंडेंट में लूंगा, फिर प्रवक्ता कांग्रेस की बात। नहीं प्लीज बोल दीजिए। अंशुमान भाई नाम है आपका शायद? जी अंशुमान दुबे नाम है। जी। अंशुमान भाई बहुत अच्छी सी बातें करते हुए कहीं बीच में जो भाजपाई प्रवक्ता बन रहे थे उसके बीच में बोलना चाहूंगी। अच्छा, भाजपा प्रवक्ता बन गए थे? अच्छा। मैं बस देखिए, ज्ञान होने में और पंडित होने में जो अंतर है वो इनको पता नहीं है। पंडित कोई भी, आप भी पंडित हो सकते हैं, आपके अंदर पांडित्य हो, ज्ञान हो, तो पंडित आप भी, और आपको शर्म नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा। जी। और भी कोई पैनल में व्यक्ति हो जो कि, देखिए मुझको आपके संविधान ने बना दिया मुझको ब्राह्मण, ना जी बताऊं, आपके संविधान ने मुझे ब्राह्मण बना दिया है, लेकिन मनुवाद की बात करूंगा तो कर्म के अनुसार मैं ब्राह्मण नहीं होता आज की डेट में, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन आपके संविधान ने मुझे ब्राह्मण बना दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे ब्राह्मण बना दिया। अरे इनको प्लीज रोकिए। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई पंडित कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उस बात पे इनको कहना शुरू किया कि जब पंडित के अर्थ को समझेंगे तो पंडित और पांडित्य को जोड़ पाएंगे तो अच्छा सबको लगेगा। आप किसी को पंडित कहेंगे उसके पांडित्य से तो उसको अच्छा लगेगा। और जहाँ पे मनुवाद और बाकी जो कांग्रेस को बता रहे हैं, अंशुमान भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपको युवराज कहने का अधिकार क्या संविधान ने दिया है, या ऐसा कोई कार्य राहुल गांधी जी ने किया है जो युवराज पद पे है और उनको संविधान ने अधिकार दे रखा है? इस प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा बताइए, मैं क्या कहूँ? जीवन में आपके, सुनिए पहले मैं आपसे पूछ लूं, आपके जीवन में आपके पिता किस धर्म जात से आते हैं? क्या आपसे कोई ये मांगने और पूछने आता है तो आपको किसने अधिकार दिया? आपको उनको, वो सांसद है इस देश में, और जहाँ से सांसद है वहाँ की जनता ने मतदान किया है। हार गए थे, वायनाड चले गए, मजाक मत कर। अरे फिर वही बात, क्या संविधान में लिखा है क्या कि वायनाड से नहीं लड़ सकते हैं, और हमारे गुजरात के मोदी जी आके बनारस में नहीं लड़ सकते हैं? कैसी आप लोग बातें करते हैं? कहीं मैंने कहा ना गौरव जी कि ये भाजपा की प्रवक्ता भी बन जा रहे हैं, कंफ्यूज है। अच्छी बातें करते करते भटक जा रहे हैं। जो रास्ता भटक रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। प्रश्न खड़ा करने से पहले सामाजिक व्यवस्था को समझना, उसकी समरसता को लाने के लिए क्या बेहतर हो सकता है ये करना, ये आपके देश को विकसित करेगा। आपको आपस में वैमनस्य पैदा करके मुझसे मेरी जाति, गौरव जी से उनकी जाति, बाकी लोगों से जाति पूछ के इस देश में कुछ भला होने वाला है। लेकिन अगर हर जाति में आप आंकड़े जुटा के उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो करिए, और आरक्षण के नाम पे या जिन चीजों के नाम पे लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो उसका मिसयूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनवाने के लिए प्रयास करिए। हम भी आपके साथ हैं। चलिए, अच्छा चल ठीक है। अच्छा ये बताइए, चल बहुत अच्छी मुझे बातें लगी सुला जी आपकी। मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे से आपको डीरेल नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? ये बताइए कि जो संवाद यात्रा करने आने वाले समय में क्या कोई ऐसी और यात्रा निकलेगी जिसका नाम समाज या जनता के नाम पे नहीं होगा, जनता संवाद यात्रा होगी, या ऐसा कोई कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें किसी जाति वर्ग का नाम नहीं होगा, सबके लिए होगा? करेंगे क्या? मुझे उम्मीद रहेगी आपसे। मेरा एक मासूम सा प्रश्न आज मेरा है जी,
आज आपका मासूम प्रश्न नहीं है, चलो ठीक, आज मेरा मासूम जवाब दूंगा मैं आपको जी। इस देश की राजनीति में जिस तरह से पद की गरिमा को छोड़कर जब किसी पार्टी विशेष के लिए ऐसे मापदंड और ऐसे पायदान खड़े किए जाते हैं जिसका उत्तर देना जरूरी हो, अच्छा। तो पार्टी क्या करे? अच्छा, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुद्दा ही डिरेल किए जा रही है सुधा जी। ना 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 जी। मैंने कहा कि अगर किसी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस देश की जनता से लगातार झूठ के द्वारा एक ऐसा मापन बना दे, अच्छा, हाँ झूठ, हमें साबित कर सकती है, अच्छा, झूठ, अच्छा, और जब वो देश की जनता को एक दृष्टि दे और उस दृष्टि देखने की जनता विवश हो जाए, अच्छा, कि जनता को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, अच्छा, कि जनता हमारी महंगाई बेरोजगारी से इतनी त्रस्त है, बिल्कुल इतनी त्रस्त है कि वो उनके विजन से अलग नहीं हट पा रही है, तो उन बातों का जवाब कैसे होगा? ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है जी। मेरा एक सवाल आपसे है, मैं सबसे जवाब दे देता हूँ और जवाब में ही सवाल आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है कही, लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष होता है, और खूबसूरती जब होती है जब दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। सत्ता पक्ष मजबूत है, अपने आप में मजबूत है, खुद की 301 सीटें हैं, विपक्ष भी मजबूत है, पर विपक्ष जो आपने यहाँ पर महंगाई की बात की, तमाम मुद्दों की यहाँ बात की, उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या अब तक आंदोलन का स्वरूप ले पाई? नहीं ले पाई। जनता को उम्मीद तो आपसे भी है। अगर मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि चपरासी की भर्ती के लिए बीटेक एमटेक आदमी जा रहे हैं, तो ये बात तो विपक्ष को ही पता है, तो विपक्ष ये बात कब उठाएगा? क्या केवल और केवल यहाँ पर यात्रा निकालते रहेंगे? यात्रा निकालते रहेंगे, एक यात्रा बेरोजगारों के लिए निकाल लीजिए तो भला हो जाएगा चीजों के लिए। सुनिए, बोलिए गौरव जी। हाँ बोलिए। मैं स्वयं पीएचडी करने के बाद जी, ठीक है जी, बेरोजगार ही हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब पाना रोजगार है तो मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, और मैं जानती हूँ कि त्रासदी क्या होती है कि आप पढ़ लिख के अपने स्टेट में नौकरी ना पाएं। अच्छा, आप अपने स्टेट के बगल के स्टेट में नौकरी ना पाएं। अच्छा, और आपके पास डिग्रियां इस विश्व की जो सबसे आखिरी डिग्री हो वो भी आपके पास हो। अच्छा, तो मैं इस दंश को मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में तो आपका मानना जाए नौकरी, आपका मानना जाए नौकरी सरकारी होती है जी। हाँ, मैं आते नहीं, मैंने क्या कहा, आप भी जानते हैं कि जिस सरकारी नौकरी में आप अपने परिवार के खर्चे को चला सकते हैं, प्राइवेट नौकरी में उसी का 10% भी आपको नहीं मिलता है, साइन कहीं और करनी पड़ती है। व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्था में पलने हुए लोग हम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, क्योंकि ये लोग जब 51,000 बूथ अध्यक्षों को देने की बात करते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं, बस मत याद रहता है। तो राजनीति की शुचिता को नष्ट करने वाले लोग। आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ जी, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ। कहा ना जी, मैं सवाल उत्तर दे रही हूँ ना कि बेरोजगारी अगर मुद्दा होती और मैं बोलने देते, आप जानते हैं जैसे ही आप सड़क पे आते हो आपको डरा के धमका के किसी भी मामले में पत्रकारों की, अरे वो तो होता ही है, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? परिवार छोड़ देगा? अच्छा, आदमी आत्महत्या कर ले, पति कैसे? ये लोग नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, नष्ट करने प्रयास कर रहे हैं। छोड़ दे। देवेंद्र जी क्यों परेशान कर रहे हैं भाई आप लोग? विपक्ष को उतरने नहीं दे रहे सड़क पर, पकड़ ले रहे हैं, गिरफ्तार कर ले रहे हैं। अभी मैंने सपा प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता संबंधी जी, लोकदल के प्रवक्ता, अभी कांग्रेस बोल रही थी, सुधा जी बोल रही थी जी जी सुधा जी बोल जवाब मैं बड़े आदर के साथ बात करना चाहता जी। भारतीय जनता पार्टी जी समारोह के लिए 10% आरक्षण व्यवस्था की। अच्छा, किया। ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया, कई बार किया, बिल्कुल किया, क्या किया इन्होंने? क्या संदेश दिया देश प्रदेश को? या तो पिछड़ी जातियों में 850 के आसपास जातियां ऐसी जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, लगे हैं बोले। कुर्मी, यादव, ये पिछड़ी जातियों में जिन्होंने आरक्षण का 100% लाभ लिया। अच्छा, दलितों में देखिएगा भैया ओम प्रकाश राजभर और निषाद जी आपसे कटना चाहिए सुनने के बाद। जाटों ने अपने समकक्षी अपने स्वजाति लोगों का हक मारा। इन लोगों ने आंख बंद करके लूटने दिया उस व्यवस्था को। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। अच्छा, नहीं होने देगी ना। अच्छा, और एक चीज, जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है स्पष्ट रूप से, अच्छा, जातिगत व्यवस्था हटके की गरीबी भी जाती है,
तो गरीबी कैसे दूर हो? गरीबी महाकुंभ गरीबी जात के नहीं होती जी, गरीबी जात के होता क्या? प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग की मतलब गाली करते हैं, तो जात तो पहले वही फैलाते हैं और दूसरी दिखा रहे हैं आप। मतलब गजब बात है। सबको सम्मान से जीने का अधिकार, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसको यूज कर लो और दूसरों को बताओ कि देश की बात कर रहे हैं। अरे गजब बात है। लोगों ने दिया क्या देश, प्रदेश को? ठीक है, इन्होंने जातिवाद के जहर के सिवा किया क्या? इनके पास काम क्या था? 80-20 की बात, खसोटना अपने बिरादरी को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को बांटना, यही का धर्म था। किसी दर्जी की इन्होंने कभी तो देश क्या और कर प्रदेश रहे हैं? की उन्नति की चिंता नहीं की, विकास के लिए कोई ठीक है इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, हमें बात कर रहे हैं। बात करते मैं एक आग्रह करूंगा, जब डिबेट में मैं सबकी बात सुनता हूँ तो मेरी बात भी सुने, सुन लीजिए भैया, आराम सुन लीजिए, और उसके बाद समय मिलेगा जवाब मिलेगा। गौरव जी, समर इधर देखिए, समर अभिशापित है जी, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि सभी जातियों को, चाहे समर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो जी, सभी का सम्मान है। बिल्कुल है, सभी को अपने कुल पे अपने गर्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिजली पासी हो जी, बिरसा मुंडा जी को भगवान माना गया है जी, विश्वकर्मा जी को भगवान माना गया। ये इतिहास अगर लोग समझे जी, तो इनको कभी कतई जातिवाद पे बात नहीं करनी चाहिए। जी, हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ सबको समेट के परिवार को लेकर चलना चाहते हो, ओबीसी का बेटा नहीं हूं, मैं इस बात पे वोट नहीं मानूंगा। मैं इस बात से वोट नहीं मानूंगा। कुछ बोल रहे हैं आप ये संदेश कुछ बोल रहे हैं, देवेंद्र भाई सुन लीजिए, अगर हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, देवेंद्र भाई सुन लीजिए, देवेंद्र जी सुन लीजिए, बड़ा इज्जत दिखाऊंगी, थोड़ा कुछ बोल रहे हैं, मैं बड़ा इज्जत दिखाऊंगी कि बार बार अपनी जाति को उल्लेखित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार कह दें कि मैं इस देश के भारतीयता को मानता हूँ, मैं किसी जाति धर्म से नहीं आता हूँ, मैं 80-20 नहीं करूंगा। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि इस देश में सभी लोग इस बात को माने और उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक बार आप कहलवा दीजिए, फिर हम भी दलित गौरव यात्रा नहीं निकालेंगे। एक बार हाँ बोल लीजिए, क्या बात बोलिए, चलिए ठीक है। विवेक पांडे कुछ बोल रहे थे, विवेक पांडे बोल रहे हैं, विवेक कुछ बोल रहे थे आप जी। गौरव भाई जी, यहाँ पे आज आपने विषय रखा था सवर्ण को लेकर के, सवर्ण वर्ग को लेकर के। जी बिल्कुल लगा था, और यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें सामने आ गई, बहुत सारी बातें सामने आ गई। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता मुरलीधर राव का बयान क्या इस पटल को याद है जी, जिसने कहा था ब्राह्मण और बनिए हमारी जेब में है जी। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता प्रीतम लोधी का बयान आपको याद है जी। नंदलाल मीणा का बयान आपको याद है, जो कि सवर्ण विरोधी मानसिकता से उन्होंने पूरे मंच से दिया था। अच्छा, तो मुझे लगता है कि कोई भी बात करने के पहले अपने अंदर झांक लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात पे आता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूँ। अच्छा, उठा दीजिए। ये पूरा पैनल सुने और इसका भी जवाब दे जी। भाई आपको याद होगा 4 सितंबर 2018 की वो घटना, जब SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और मध्य प्रदेश में सवर्णों की बहुत बड़ी रैली निकली जिसमें धारा 144 लगानी पड़ी। अच्छा। और कई जगह कुछ झड़प हुई, हिंसात्मक घटनाएं हुई, माहौल बना। और उसी दिन एक आदेश पारित होता है केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत के ये आदेश जारी की कि अब मीडिया संस्थानों को कहा कि वो दलित शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी। मंत्रालय ने कहा कि अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्दावली है, इसी का इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा इस बात से सबसे पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मोदी कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले अनुसूचित जाति शब्दावली के इस्तेमाल से खुश नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया क्योंकि दलित पैंथर्स आंदोलन से जुड़े आठवले इसी आंदोलन के कारण दलित शब्द ज्यादा लोकप्रिय हुआ, दलितों का दुख, सत्य, सामाजिक उत्थान उजागर हुआ और मोदी सरकार ने केवल सवर्णों को खुश करने के लिए इस शब्द को ही प्रतिबंधित करने का कार्य किया। अच्छा। तो जो ये बात हो रही है यहाँ पे सवर्णों की, सवर्णों का इस्तेमाल भाजपा केवल वोट के लिए करती है, चुनाव के लिए करती है और भाजपा के नेता जब सवर्ण विरोधी बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई करने से बचती है। अच्छा, ठीक है। मैंने अभी 4 उदाहरण दे दिए भाजपा नेताओं। अच्छा, ठीक है। जो सवर्ण विरोधी बयान देते हैं। ठीक है।
ब्राह्मण बनिए क्या, इनकी जेब में रहते हैं? सवर्ण विरोधी नहीं है, मैं समझ गया विवेक भाई। अब पीडीए के संग में मैं सवर्ण विरोधी नहीं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं संविधान का उपासक। पीडीए के साथ सीधी बात सुनिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, सुन लीजिए, मैं भारत का नागरिक हूँ, और ये जाति और वर्ण व्यवस्था जो है वो आपके नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए बनाई गई थी, न कि सामाजिक उत्थान को चुनाव के करने के लिए बनाई गई, ना कि चुनाव जीतने के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, ये तो भाजपा के लोग जवाब दे, यही बता रहे थे इनके नेता कि बनिया और ब्राह्मण तो इनकी जेब में रहते हैं। अच्छा। इन्हीं के नेता ने कहा था कि जो पांडित्य का कार्य करते हैं वो मंदिर में पूजा करने की जगह उनकी दृष्टि कहीं और होती है। अच्छा। तो जब भाजपा के नेता अपमानित करें तो वो किस समरूपता में आता है? अच्छा। तब क्या जातियों का अपमान नहीं होता? जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की या सवर्णों की हत्याएं होती है और योगी जी नहीं कोई उस पर कोई बयान देते हैं, कार्रवाई करने की बात को कहकर टाल दिया जाता है, तो मुझे लगता है इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। चलो ठीक है। जब पिछड़े वर्ग के किसी के साथ कोई घटना घटती है तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं, दल बल लेकर के वहां पे आप संवेदनशील बयान देते हैं, तो ये तो आपको तय करना है ना। भाई देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं वरना आपकी डिबेट रह जाएगी, सुन लीजिए। बोल लीजिए। सवर्ण समाज हमेशा से त्याग और तपस्या के माध्यम से इस राष्ट्र के उत्थान में समर्पित रहा है। वो किसी जाति का हो, किसी जाति का, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, वो किसी जाति का हो, सवर्णों ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उसको मुख्य धारा में ला करके इस राष्ट्र का विकास किया जाए। जैसे विवाह का ये देख लीजिए, शादियों में हर जाति के लोगों को कोई ना कोई कार्य लेकर के शादियों में सभी की वर्ण व्यवस्था को जोड़ने का काम किया ब्राह्मणों ने। लेकिन और एक बात आपको बता दूं, एक बहुत महान दलित चिंतक ने पहली बार ये उद्घोष दिया था, जिसका आज लोग नाम नहीं लेते, कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेगा। ये भी लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन आज क्या हुआ, जातियों के आधार पर स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ लोग इस तरह के वक्तव्यों का विरोध करके स्वयं को स्थापित करने के लिए, अपने संगठन को स्थापित करने के लिए भाजपा की तोड़ो और राज करो की नीति पे चल पड़े हैं, उसका अनुसरण करते हुए। ठीक है। तो मुझे लगता है चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन करते बातों से केवल आप नहीं परोस सकते सब। चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप पीडीए के आगे जरूर लगाएंगे, मुझे उम्मीद है लगवाएंगे जरूर। ठीक है, आशीष तिवारी बोलेंगे, मैं देवेंद्र मिश्रा को लेता हूँ। देखिए गौरव जी, जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव में जातियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर जातियों को वाकई में उत्थान करना है तो उसके लिए अगर ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। दूसरी चीज मैं नेता बीजेपी से पूछना चाहूँगा, पूछ लीजिए, कि जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है उसमें एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। तो एक मुख्यमंत्री तो जो हैं वो तो सब जान ही रहे हैं हम लोग, हाँ। योगी बाबा को जी। बाकी जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक ब्राह्मण है और एक जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मौर्य जी चुनाव जीते थे, इस बार हारे थे, क्या हुआ था? हारे थे कि जीते थे, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा, कंफ्यूजन है। अच्छा। क्योंकि ये जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन एक हारे हुए कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्या देखकर ये बनाए हैं, ये थोड़ा सा जरा देवेंद्र भाई हमारे बता दें कि ऐसी कौन सी खूबी देख ली थी कि एक हारे हुए प्रत्याशी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा। और इनको और कोई प्रत्याशी नहीं मिला वहां पर जिसको ये बनाया जा सके। तो जात पात की राजनीति जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, अच्छा, कोई नहीं करता ये बोलती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। इनका बताया चाल चेहरा और चरित्र उसमें बहुत अंतर है। नहीं, गठबंधन में तो है, आप गठबंधन, आप हर बार गठबंधन को बोलते हैं। अरे यहाँ पर आप याद दिला रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो मैं भी तो अभी आप विरोध कर रहे थे, आप समर्थन करने लगे। नहीं, मैं तो अभी भी विरोध कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात ही यहीं से शुरू करी कि अगर जातियों का उपयोग चुनाव के लिए किया जाए, तो वही कर रहा है। पीडीए क्या कर रहे हैं, दलित गौरव संवाद क्या कर रहे हैं, ये अलग है क्या? नहीं, उन्होंने बताया अभी जाति नहीं आ रही क्या? हाँ। क्यों भाई, अभी हमको विवेक भाई ने बताया ना कि वो पीडीए का उत्थान करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पर वो जान रहे हैं वो जाति आधारित व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, क्यों, उसमें क्या, उसमें जाति आधारित क्या है गौरव भाई? उत्थान कर देते ना। नहीं तो कर तो रहे हैं। अब बताइए गौरव भाई, यहाँ पर बैठे कर देते पीडीए का उत्थान का, क्योंकि आज जरूरत है पीडीए, जरूरत है, आज जरूरत है पीडीए को, जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए सामान्य वर्ग की जरूरत नहीं है। सामान्य वर्ग तो देखिए टॉप पे, अच्छा, विकसित हो गया, बहुत ज्यादा विकसित। गौरव भाई, भाजपा सरकार आने के बाद कई ऐसे दृश्य सामने आए जहां दलित के बच्चे ने अगर पानी पी लिया, मंदिर में चला गया, तो उसके बाद मार दिया गया, जो घटना घटी। जी, वही चीज है, पीट कर मार दिया गया ऐसे बच्चों को। जवाब दीजिए, मैं खत्म करता हूँ।
जी देवेंद्र जी भाई भाई अभी कह रहे थे जी, केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के एक फेस हैं, बैकवर्ड फेस जी, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। अच्छा, चुनाव हार जीत अलग विषय है, लीजिए, लोकतंत्र है। चुनाव कोई बड़े बड़े नेता लोग हारते रहे, इंदिरा जी हारे, अटल जी हारे, बड़े नेताओं को देखा जाए, काशीराम जी कभी चुनाव नहीं जीते। क्या देवेंद्र भाई, तो इस विषय में राजनीति में जीत हार एक अलग विषय। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य जी नेता हैं और अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे काम करने वाले को अगर मौका दिया जाता है तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, सबको समेट कर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है जी, और विश्वास रखें कि आगे भी ठीक है 2024 में का परिणाम भी इनको दिखाएगा ये कहां हम कहां। ठीक है, अंशुमान जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, सवर्णों को लेकर के सभी पार्टियों के बयान जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं जी। सारी पार्टियों के अंदर ओबीसी मोर्चा है, दलित मोर्चा है और अन्य तमाम तरीके के मोर्चे हैं जी, लेकिन कहीं पे सवर्ण मोर्चा नहीं है जी। ये दर्शाता है कि राजनीतिक पार्टियों के मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। वो उनको बंधुआ मजदूर समझ बैठे हैं। अच्छा, कि वो वोट जैसे भाजपा भी है, वो समझती है कि हमारा ही वोट है, ये कहीं जाएगा नहीं। अच्छा। और सवर्णों के साथ दुर्भाग्य यही है कि वो एक मंच पे नहीं आ पा लालू तो बोले विकसित हो चुके हैं। नहीं, कोई ये इनकी बात, ये गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, विकसित हो गए वो, ये कहा, ये जानते होंगे शायद टॉप पर है अपने, ये टॉप पे हैं, ये मानता हूं मैं कि आप टॉप पे हैं, लेकिन सवर्ण समाज टॉप पे नहीं है, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अछूत है जी। मैं अभी भी बता रहा हूं कि आरक्षण SC/ST एक्ट क्यों लाया गया है जी। सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के दमन के लिए लाया गया है। अच्छा, और सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हैं और इसमें से हटने का प्रयास नहीं कर रही। ठीक है। अगर ईमानदार पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री का देखिए, देश का दुर्भाग्य क्या है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद, उसके बाद वो कहता है कि मैं पिछड़ा हूं जी। तो ये मानने को तैयार नहीं। देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वर्गों ने वोट किया होगा और सारे वर्गों का सम्मान उनको मिला होगा, प्रतिनिधित्व मिला होगा, तब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो सिर्फ बैकवर्ड नहीं है, ये गलत बात बयान होता है उनका भी। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और क्या कहते हैं, आने वाले समय में उनको ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। वो अपनी जाति नहीं बताते हैं, ये उनके साथ समस्या है। ठीक है। बाकी और भी सपा नेता हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अंशुमान जी जो आपने बातें कही वो स्पष्ट हुई कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण चर्चा विषय थी और विषय था यहाँ पर सवर्णों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्गों की बात हो रही है। मेरा यहाँ किसी वर्ग से कोई बुराई नहीं है, ना कोई विरोध है, पर मेरा कहना यह है, जनता की सम्मान यात्रा क्यों नहीं निकलती है, जनता का महाकुंभ क्यों नहीं होता है और जनता की बात क्यों नहीं होती है। मेरा विरोध कोई नहीं है, मेरा एक सिर्फ निवेदन है कि यहाँ पर अगर ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, तो सामान्य वर्ग की बात कौन करेगा। वोट सबको चाहिए, सरकार सबको बनानी है और जीतना सबको है, पर ना जाने क्यों कोई इस वोट वर्ग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये भी अपने आप में आपका वोटी वर्ग तो है, वोट तो ये भी देता है, वोटर ये भी है, भारतीय ये भी है और जनता ये भी है, पर इसकी अनदेखी यहाँ पर गलत है। सबको बढ़ाइए, सबको बेहतर करिए, विकास की मुख्य धारा में लेके आइए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है सबको समान रखिए। अगर अभियान चलाना है, सम्मान स्थापित करना है, तो सबके लिए चलाइए। जाति वर्ग पर देश को मत बांटिए। अगर देश को बांटेंगे तो उसका परिणाम बेहतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे संविधान के हिसाब से हम सब भारतीय हैं और हम सबको समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए हम सीधे रूप से कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।